नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन ज्ञान वीकली के एपिसोड 4 में। इसमें हम देखेंगे 22 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक की एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं उन सब के बारे में इसमें हम डिटेल से जानकारी हासिल करने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में कुछ ऐसी भी न्यूज़ होंगी जो आपको मेंस में भी काम आ सकती हैं, और जहां से मैं तो कह रहा हूँ कभी कभी तो ऐसा होगा कि सीधा सीधा क्वेश्चन आपका मेंस का पूरी न्यूज़ से टैकल हो जाएगा, क्योंकि मैंने न्यूज़ के साथ साथ वहाँ पर जो है थोड़ा सा स्टैटिक वाला पोर्शन भी उसमें ऐड कर दिया है। तो आज के इसमें एपिसोड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो ऐसे हैं जो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी उपयोगी होने वाली है। तो बिना कोई टाइम गंवाए शुरू कर लेते हैं आज का अपना लेक्चर। और माफ़ी इसके लिए देना कि लेट थोड़ा सा ये एपिसोड हो गया कुछ कारणों की वजह से। चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो, माफ़ कीजिएगा, इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो मनाया गया है 29 जुलाई को। कब मनाया गया है? 29 जुलाई को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? तो भाई टाइगर से रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस के लिए मनाया गया है, और इसमें मेनली जिस टाइगर के कंजर्वेशन पे ध्यान दिया गया है उस पे उसकी बात की गई है, आमूर टाइगर जो है उसके बारे में। सर ये आमूर टाइगर टाइगर कौन सा है? हमने तो पहली बार सुना है। आमूर है क्या? अगर आपने मेरी ज्योग्राफी की सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि आमूर जो है वो है क्या। आमूर रिवर है जो रशिया में फ्लो करती है ना। तो वहीं से आता है आमूर फाल्कन, आमूर टाइगर। तो ये है साइबेरियन टाइगर। कौन सा टाइगर है ये? साइबेरियन टाइगर के बारे में बात करते हो। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइल्ड कैट माना जाता है इसको, आमूर टाइगर को। और ये टाइगर की जितनी भी स्पीसीज उनमें सबसे बड़ा यही है, साइबेरियन टाइगर भी जिसे कहते हैं। तो ये टाइगर डे सब मनाना कब से शुरू हुआ था? तो देखो 2010 में एक मीटिंग हुई थी रशिया में। कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग में। ये सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? तो ये रशिया में एक शहर है। यूरोप की साइड जाकर अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक शहर है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हुआ करते थे, उनकी बैठक वहां पर होती है, और वहीं पर ये डिसाइड किया जाता है हाँ कि हम टाइगर जो है उनको बचाएंगे। टाइगर को बचाने के से लेकर जो है वो वहाँ पर बातें होती हैं। तो तभी से वो मीटिंग जिस दिन हुई थी 29 जुलाई को, तभी से ये टाइगर डे मनाया जाने लगा है ना। यहाँ पर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, इनका नाम याद रखना, जैसे कि इनमें इंडिया भी है, भूटान, मलेशिया, बांग्लादेश, ये सब है इनमें। अगर हम आगे इधर और जाएं तो हाँ ये देखिए मलेशिया वगैरह है, सारे इनमें है। 13 के 13 तो मैंने नहीं दे रखे, पर याद रखना कि इंडिया भी है, चाइना भी उसमें आ जाता है, सारे के सारे। चलो, उसी में इस सेंट पीटर्सबर्ग समिट जो हुआ था, इसी में T x2 इनिशिएटिव शुरू किया गया था। T x2 इनिशिएटिव क्या था? टाइगर की जनसंख्या, पॉपुलेशन को दुगुना करना है। कब तक करना है? 2022 तक करना है। पर याद रखना, जिस वक्त 2010 में ये बैठक हुई थी उस वक्त 2010 के टाइगर की जनसंख्या कितनी है वो नहीं आई थी। तो उस वक्त जो है वो टाइगर की जनसंख्या कौन सी थी अपने पास में? डेटा कौन सा था? 2006 का, है ना। तो 2006 के डेटा से लेकर 2022 में दुगना करना था, हमने उससे पहले ही कर दिया, 2018 में ही कर दिया। देखो T x2 वाला हमने पहले ही कर दिया। सर कितना था 2006 में? तो आप यहां पर देख पाएंगे, सॉरी, आप यहां पर आराम से देख सकते हैं कि देखो 2006 में कितने थे? 1411 टाइगर्स थे, 1411 टाइगर्स थे। और 2018 में आके कितने हो गए? 2967, है ना। 2967, 2967 टाइगर्स अपने हो गए। तो दुगना हो गया कि नहीं हो गया? जी बिल्कुल कर दिया। कुछ बच्चे जो है ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया, तो बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि देखो सर 2010 में तो 1706 थे और 2018 में तो 2967 ही, तो दुगना कहां से हो गया? क्योंकि जिस वक्त ये रखा गया, ये बात रखी गई, उस वक्त डेटा हमारे पास था 2006 का। तो समझ में? उसके बाद में देखना 2018 के बाद में 2022 में और एक जो है वो इसकी टाइगर पॉपुलेशन की जनगणना, ये जनगणना की जाती है, और उस जनगणना में सामने आता है कि टाइगर की जनसंख्या अब कितनी हो गई है? 3167 जो है वो टाइगर की जनसंख्या पूरे भारत में हो गई। ये टाइगर की जो है वो जनसंख्या आपको याद रखनी है। चलो जी, तो इंडिया ने कैसे टाइगर के कंजर्वेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो देखो अपने यहाँ कंजर्वेशन से रिलेटेड अपने यहाँ जो है वो शुरुआत की गई। अगर देखें तो अर्ली 1900 में इंडिया के पास 1 लाख से ज़्यादा टाइगर थे। बाद में 1972 में अगर हम देखें तो टाइगर की संख्या हमारे पास 1827 मात्र रह जाती है, क्योंकि मार दिए जाते हैं, बड़े बड़े टाइगर्स को मार दिया जाता है
ये तथाकथित राजा महाराजा और अपने आप को महाराज महान बताने वाले लोग इनको मार देते हैं, पोचिंग इनकी कर देते हैं। इसके बाद में अपने यहाँ 1973 में शुरू किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, किसको बचाने के लिए? बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। अपने यहाँ इंडिया में जो है वो कौन से स्पीसीज टाइगर की पाई जाती है? तो अपने इंडिया में पाई जाती है बंगाल टाइगर की स्पीसीज। याद रखना इंडिया में कौन सी स्पीसीज मिलती है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, बंगाल टाइगर की स्पीसीज हमारे यहाँ मिलती है, उसको बचाने के लिए। देखो ये टाइगर की कुछ स्पीसीज हैं। साइबेरियन टाइगर, ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर है। फिर सुमात्रन टाइगर है, यहाँ पर मलैन टाइगर है, इंडो चाइनीज टाइगर है, ये बंगाल टाइगर अपने इंडिया में मिलता है। साउथ चाइना टाइगर है, जावन टाइगर, बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, और सबसे बड़ा कौन सा होता है तो आप याद रखना, साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा होता है। अपने यहाँ कौन सा? तो बंगाल टाइगर मिलता है। चलो जी, प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हुआ करती थी, जिसमें 60% असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता था और 40% कौन देता था? स्टेट्स यहाँ पर दिया करते थे, है ना। प्राइमरी एम इसका क्या होता है? वही वही बंगाल जो टाइगर है उसको नेचुरल हैबिटेट में ही उसको बचाया जाए। क्या इसके लिए किया गया? तो देखो यहाँ पर कोर बफर स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। कोर जोन्स जो है वहाँ पर सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ही अलाउ किया गया है। वहाँ पर कोई नहीं थी, अलाउ नहीं थी, पर बफर वाली में सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया गया, है ना। ये सब अपने यहाँ किया गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाएगी, NTCA, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कौन से एक्ट के थ्रू बनी थी। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के एक्ट के थ्रू ये बनी है। उसके बाद में टाइगर सेंसस अगर अपने यहाँ की जाती है तो हर 4 साल में एक बार, ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट सीधा सीधा आ सकता है, कितने साल में एक बार? तो हर 4 साल में एक बार अपने यहाँ टाइगर सेंसस किया जाता है। लेटेस्ट कौन सा है? 2022 का, जो मैंने आपको बता दिया कि 3167 टाइगर की पॉपुलेशन अपने यहाँ है। चलो जी, देखो जिस वक्त टाइगर ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था उस टाइम में 9 टाइगर रिजर्व इसमें आया करते थे। अब 50 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व इसके अंदर आने लगे हैं। अभी लेटेस्ट कितने टाइगर रिजर्व है? तो 58 टाइगर रिजर्व अपने यहाँ इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो है वो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की पॉपुलेशन, टाइगर की पॉपुलेशन है। ऐसे डेटा जो है आपकी यूपीएससी खूब पूछती है कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। उसके बाद में किसमें? कर्नाटका में, उसके बाद में उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा किसी टाइगर रिजर्व में कहां पर टाइगर है? तो वो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में। याद रखना, स्टेट पूछे तो आप लगाएंगे एमपी, और अगर किसी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व की बात करें तो आप कहेंगे कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा, फिर बांदीपुर जो कि कर्नाटका में है, फिर नागरहोल वो भी कर्नाटका में है, फिर बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में उसमें है। ये आपको याद रखना, कुछ डेटा है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का? तो नागार्जुन सागर शीर्षालम टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में है। ये यहां से क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, ये पीवाईक्यू है ऑलरेडी, है ना। तो ये कुछ चीजें आपको यहां से याद रख लेनी है। कुछ और डेटा देखो यहां से, इंडिया में जितने भी वर्ल्ड में टाइगर मिलते हैं ना, उसके 75% टाइगर तो इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। याद रखना, ऐसा स्टेटमेंट पूछे। एशियन जो लायंस होते हैं उनकी तो 100% पॉपुलेशन इंडिया में ही देखने को मिलती है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसा डेटा से क्वेश्चन जो है यूपीएससी बनाती है। एक चीज याद रखना है, एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चला करता था, बट इस प्रोजेक्ट एलिफेंट को 2023-24 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही मिला दिया जाता है। ये याद रखना, अब दोनों को एक साथ यहां पर बचाया जाता है। देखो एक नाम याद रखना आपको, कैलाश सांखला साहब। ये जो आपको कैलाश सांखला साहब दिख रहे हैं यहाँ पर, इनको टाइगर मैन भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये फर्स्ट डायरेक्टर हुआ करते थे अपने जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके, है ना। चलो देखिए टाइगर की क्या अपने यहाँ सिग्निफिकेंस है। तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो एक तो अपना नेशनल एनिमल है ना। साथ साथ अपने हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो टाइगर बहुत है, शेरों वाली माताएं, बहुत सारे देवी देवताओं को जो है वो टाइगर से जोड़ा जाता है ना। हालांकि अपने यहाँ जगह शेर टाइगर में थोड़ा सा लोगों को डिफरेंस नहीं पता, उनको हर चीज शेर लगती है। देखो ये अपना नेशनल एनिमल है, ये नेशनल हेरिटेज एनिमल है एलिफेंट, और ये नेशनल बर्ड है, और ये तो अपना नेशनल फ्लैग है ये। चलो जी, आमूर टाइगर जो है इसके बारे में जाने, तो आमूर टाइगर जो है वो टाइगर की लार्जेस्ट स्पीसीज है। कि लार्जेस्ट स्पीसीज कौन सी, अगर ये कभी क्वेश्चन बने तो कौन सी है, तो वो है अपनी आमूर टाइगर, और इसको साइबेरियन टाइगर भी कहा जाता है। याद रखना, अगर कभी कभी साइबेरियन टाइगर आ जाए या आमूर टाइगर आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है। लार्जेस्ट टाइगर की सब स्पीसीज है और बिगेस्ट वाइल्ड कैट मानी जाती है अर्थ के ऊपर आमूर टाइगर को। कहाँ है? तो फार ईस्ट वाला जो रशिया का रीजन है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, और इसके थिक फर होते हैं
ताकि वहां पर जो है वो हार्श विंटर्स को ये झेल सकें। सोलिटरी होता है यानी अकेला रहता है, टाइगर्स वैसे भी सोलिटरी होते हैं। टेरिटोरियल होता है यानी अपनी टेरिटोरी बनाता है, अपना क्षेत्र बनाता है, अपना राज्य बनाता है। ये वाइल्ड बोर्स, डियर्स और समटाइम्स बेर्स को भी ये खा के अपना काम चलाता है। खतरा क्या है, तो ह्यूमन जो इंटरवेंशन की वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है और पोचिंग इसकी की जा रही है ना। यहाँ पर कुछ इंडिजिनस ग्रुप है जैसे उडेगे, नानाई, औरॉक, ये स्पिरिचुअल जो है वो रेवर मानते हैं अमूर टाइगर को। ये मतलब ये टाइगर को पूजते हैं, ये वाली जो इंडिजिनस लोग जो है वो रशिया के। हमारे यहाँ भी ऐसे हैं जो हम देखे, जो इंडिजिनस लोग जो होते हैं ना वो प्रकृति के सामंजस्य में रहते हैं, हमेशा याद रखना। वो कभी प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, ये तो बस बाहरी लोग जो हैं वो पहुंचाते हैं। तो ये देखो पूजा करते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में भी है, साउथ एशिया में देखें तो जैसे बोन बीबी, ये बोन बीबी क्या है, ये देखो ये सुंदरवन वाले एरिया में बोन बीबी कहते हैं। बोन मतलब वन, उधर बंगाली में वन को बोन कहेंगे ऐसे, है ना। तो बोन बीबी, तो इसको बोन बीबी वहां की देवी है, टाइगर की देवी। ऐसे देखो बोन बीबी है, वन की देवी है। तो ऐसे सब माना जाता है। ये टाइगर के ये प्रकृति के सामंजस्य में रहते हैं जो भी हमारे इंडिजिनस लोग। चलो फर्स्ट न्यूज हो गई। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जितना डेटा था वो सब आपको मैंने बता दिया। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट न्यूज अपने यहाँ आ जाती है गोल्डन जैकल्स के बारे में। गोल्डन जैकल्स की अभी जो है यहाँ पर पॉपुलेशन उनकी सेंसस किया गया तो पता लगा कि 20 से 30 हजार जो है वो अपने यहाँ पॉपुलेशन है गोल्डन जैकल्स की। और केरला में यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। है क्या है गोल्डन जैकल्स, तो ये कॉमन जैकल्स हैं, मीडियम साइज के वॉल्फ लाइक ये देखने में मिलते हैं। कैनिड, याद रखना ये स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल होते हैं, पर कौन से एरिया में, जहां पर ह्यूमंस रहते हैं। भाई दिन में तो ह्यूमंस रहेंगे तो ये ह्यूमन के सामने आएंगे नहीं, तो जहां पर ह्यूमंस है वहां रात में, और जहां पर ह्यूमन नहीं रहते वहां दिन में भी ये अपना शिकार वगैरह करते हैं, ये गोल्डन जैकल्स। चलो जी, अब यहां से कुछ चीजें जो है वो आपको इसमें जानने वाली है। वो जानने वाली है कि ये देखना, ये अपनी गुफा बनाते हैं, है ना। जैसे डेन्स वगैरह ये बनाते हैं ना, तो वैसे ये अपनी डेन बनाते हैं, ठीक है, उनमें ये रहते हैं। और या फिर रॉक्स वगैरह की खुद नेचुरल कोई गुफा बनी हुई तो वहां पर ये रहते हैं, या कोई दूसरे जानवर की गुफा खोदी हुई तो उसमें ये लोग रह लेते हैं, डेन जो होती है उसमें। और याद रखना ये स्ट्रिक्टली मोनोगमस होते हैं। देखो इंसानों को सीखना चाहिए, ये इंसान 10-10 शादियां करते हैं, बस 20-20, 5-5, 4-4 शादियां जो भी करते हैं, ये देखो स्ट्रिक्टली मोनोगमस है। ये एक ही पार्टनर के साथ लॉयल रहते हैं ये जिंदगी भर, सोचो, है ना। चलो जी, डाइट में क्या खाते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। याद रखना ये ओमनिवोर है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा जब एग्जाम में बन जाएगा कि सर गोल्डन जैकल्स है, ये तो डॉग से रिलेटेड है, तो ये तो मांस खाएंगे, पर ऐसा नहीं है, ये ओमनिवोर है। देखो ये कुछ भी खा लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप, मैं पिक्स इसीलिए लेकर आया हूँ ढूंढ ढांड के, ये वाली ये एक्सक्लूसिव पिक है। ये एक ही पिक है ऐसी जो पहली बार किसी गोल्डन जैकल को फ्रूट खाते हुए जो है वो कैप्चर किया गया। ये एकमात्र इंटरनेट पर मिलने वाली एकमात्र ये पिक है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। देखो यहाँ पर क्या कर, ये शिकार तो करते हैं, जैसे ये डियर को देखो इसने शिकार कर रखा है। और क्या करते हैं, ये फ्रूट्स वगैरह जो है वो भी खा लेते हैं। देखो ये क्या है, जैक फ्रूट। और ये गोल्डन जैकल क्या खा रहा है, जैक फ्रूट। तो याद रखना ये ओमनिवोर है ना, ये अपॉर्चुनिस्टिक है ना, फोरेजर्स। चलो हैबिटेट कहाँ पर रहते हैं, तो ये वैली वाला जो रीजन है वहां पर रिवर्स के आसपास से देखने को मिल जाएंगे, कैनाल, लेक, सी शोर के आसपास भी आपने को देखने को मिल जाएंगे। बट याद रखना फुट हिल्स और लो माउंटेन जो है वहां पर ये कम हमें देखने को मिलते हैं। सर डिस्ट्रीब्यूशन गोल्डन जैकल्स का कहाँ कहाँ है, तो सिर्फ इंडिया में नहीं, ये नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका में भी देखने को मिल जाते हैं, यूरोप में, साउथ एशिया में, सब जगह आपने को ये देखने को मिल जाएंगे, है ना। चलो जी, इंडिया में अगर देखें तो हिमालयन फुटहिल से लेकर वेस्टर्न घाट्स तक वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप ये इंडिया में देख सकते हैं, ये एकदम नॉर्थ में, और ये जो हिमालय वाला रीजन है उसमें अगर छोड़ दें तो नहीं मिलेंगे। फुटहिल्स वाले रीजन में तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में हमें देखने को ये मिल जाते हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल हैं, साइट्स में अपेंडिक्स 3 में आते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में आ जाते हैं गोल्डन जैकल्स, है ना। तो ये इनसे रिलेटेड न्यूज हो गई, है ना। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इतनी न्यूज से बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट अपना आ जाता है, एक है टाइफून वाइपा के बारे में। तो टाइफून वाइपा अभी हांगकांग से टकराया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो
इसकी स्पीड कितनी थी, 167 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हुआ करती थी। आपको ज्योग्राफी वाली सीरीज में जहां पर मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ा है, उस वाले में आपको ये ऐड कर लेना है कि एक और नया साइक्लोन जो है वो आया है, टाइफा, है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो देखना है इसका ये पूरा पाथ रहा ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो सबसे पहले तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन सर होते क्या है, देखो न्यूज में उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेन स्टैटिक, देखो यहाँ से ये मेंस में एकदम सीधा क्वेश्चन बना है यहाँ से, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं। तो देखो ये एक रोटेटिंग साइक्लोन होते हैं, बहुत तेजी से ये रोटेट करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और ये ट्रॉपिकल ओशंस में जनरेट होते हैं। कहाँ पर, ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर ये बनते हैं, जहाँ पर लो प्रेशर बना हो, और उसके बाद में ये उस लो प्रेशर के आसपास में रोटेटिंग विंड जो है वो ऊपर उठने लगती है, और वहां पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, है ना। ये जो साइक्लोन्स है इनकी इंटेंसिटी जो है उनकी विंड की स्पीड के अकॉर्डिंग देखी जाती है कि कितनी स्पीड इनकी मानी जाती है ना। मैक्सिमम जो स्पीड जो है वो 34 नॉट्स के अराउंड इसकी देखी जा सकती है ना। जैसे अगर उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कह देंगे अगर 34 के अराउंड हुआ, और ट्रॉपिकल स्टॉर्म उनको कह देंगे अगर 87 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या 47 नॉट्स की स्पीड उनकी हुई। तो ऐसे यहां पर देखना, जब भी ये स्टॉर्म्स आएंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे, तो ये बहुत टोरेंशियल रेन लेके आते हैं। टोरेंशियल रेन मतलब एक साथ बहुत ज्यादा रेन हो जाना कम टाइम में, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, हाई सी वेव्स उठने लगती है वहां पर, कोस्टल फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के इवेंट्स वहां पर देखने को मिल जाते हैं। याद रखना ये रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में ये रोटेट करते हैं। इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है रीजनल एरिया में, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। जैसे कि हम देखें नॉर्थ अटलांटिक में इनको हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है, देखें ये अमेरिका वाला रीजन है, यहाँ पर हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक वाले एरिया में इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है, जैसे ये जापान चाइना वाले रीजन में इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन में इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से ही, जैसे इंडियन ओशन में तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में इनको विलीविलीज के नाम से भी जाना जाता है ना। चलो तो ये हमने इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख ली थी। अब इनकी वो कंडीशंस क्या है जिन कंडीशन में ये फॉर्म होते हैं। तो आपको वार्म ओशन करंट चाहिए, ओशन वाटर चाहिए, सी सरफेस टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अगर होता है तो वहां पर ये बनते हैं। कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट चाहिए इनको, इसलिए देखना इक्वेटर पर, एग्जैक्ट इक्वेटर पे कभी नहीं बनेंगे क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। लो लेवल डिस्टर्बेंस चाहिए, अपर लेवल एयर डिस्टर्बेंस इनको चाहिए, साथ साथ विंड शेयर होने चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी इनके अराउंड होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो इसको ताकत मिलती है वो मिलती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से, है ना। चलो जी, ये हमने देख लिया, ये आप एक बार शांति से बैठ के देख लेना, जो मुझे चीजें समझानी थी वो सारी की सारी इसमें है। कंडीशंस, इन कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी बने हैं। चलो जी, नेक्स्ट आ जाता है काबुल के बारे में। एक्चुअली काबुल जो है, काबुल कहां पर है, अफगानिस्तान की कैपिटल। काबुल जो है वो एक सीवियर वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है, और ऐसा माना जाता है कि काबुल जो है पहली कोई मॉडर्न सिटी हो सकती है जो डे जीरो का सामना कर सकती है। डे जीरो क्या होता है, डे जीरो ऐसा जब पानी जो है एकदम खत्म किसी एरिया में हो जाए, उसको डे जीरो वाली कंडीशन हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट कैपिटल किसी को मॉडर्न कैपिटल कहा जा सकता है जो रन जो है वो ड्राई हो सकती है 2030 आते आते ऐसा। तो अभी डे जीरो अभी हुआ नहीं है, पर डे जीरो जैसी कंडीशंस यहाँ पर आ गई है, क्योंकि इस वाले एरिया में ओवर एक्सट्रैक्शन कर लिया गया है वाटर का, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मिसमैनेजमेंट भी हुआ है, जिसकी वजह से एक्विफर्स का ड्रास्टिक डिप्लेशन हो गया है ना, ये वाला एरिया। चलो जी, ऐसे डे जीरो के इंस्टांसेस और भी जगह देखने को मिले, जैसे केप टाउन साउथ अफ्रीका में देखने को मिले थे 2019 के अराउंड, और उसके बाद में देखिए तो ब्राजील के साओ पाउलो जो है उस वाले एरिया में भी देखा गया था 2015 में डे जीरो। ये आपको काम आएंगे ये एग्जाम में कोट करने में, मेंस में, है ना। साथ ही साथ बार्सिलोना जो है 2008 में स्पेन में, वहां पर भी ऐसा देखने को मिला था। हालांकि इंडिया में भी हमें देखने को मिल गया था ऐसा चेन्नई वाला एरिया में, हालांकि डे जीरो नहीं था। बेंगलोर चेन्नई में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत वहाँ पर हो गई थी, है ना। चलो, इंडिया में देखो 1 बिलियन पीपल जो है वो रहते हैं जहाँ पर फिजिकल वाटर स्कैरसिटी है, और 1600 मिलियन जो है वो तो ऐसे एरिया में जहाँ पर एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस देखने को मिल जाता है। तो ये डेटा आपको मेंस में काम आ सकता है। इंडिया के 21% जो कंट्री की डिजीजेज हैं वो वाटर से रिलेटेड है, और 2015 में इंडिया ने 1 लाख बच्चों को खो दिया था डायरिया वाले जो डिजीज थी उनकी वजह से, है ना।
चलो जी, नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलोर जो है वो भी टॉप 11 जो सिटीज है वर्ल्ड में जहां पर ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा उन सिटीज में ऐड हो जाने वाला है। तो बेंगलोर की समस्या भी बहुत अलार्मिंग है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और डे जीरो जो है वो बेंगलुरु को भी हिट कर सकता है। साथ साथ दिल्ली अगर को देखें तो दिल्ली भी इसी में आ सकती कि दिल्ली में भी डे जीरो की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ऐसी कंडीशन देखना, ऐसी न्यूज़ आपको बेंगलुरु में देखने को मिली थी। ये पिक्चर्स आपको जो दिख रही है वो बेंगलुरु में पानी की किल्लत की वजह से आपको देखने को मिली थी। इंडिया में ऐसे क्या स्पेसिफिक रीजन्स हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड के तो हमें छोड़ो, पर यहाँ पर अगर देखें कि इंडिया में स्पेसिफिक रीजन कौन से हैं जिनकी वजह से इंडिया में वाटर की स्केर्सिटी है। देखो, एक तो इंडिया में 1.3 मीटर की रेनफॉल एवरी ईयर देखने को मिल जाती है, पर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है। जैसे 95% ऑफ जो रेनफॉल होती है अपने यहाँ वो हमें मानसून सीजन में देखने को मिल जाएगी, और बाकी टाइम में जो है यहाँ पर रेनफॉल होती नहीं है। तो यहाँ पर ये एक समस्या देखने को मिल जाती है। अगला क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बहुत ज़्यादा रेनफॉल मिल जाता है, फिर वहाँ पर स्टोर करने की सिचुएशन नहीं है ना। और राजस्थान के कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पर तो 200 mm से भी कम रेनफॉल देखने को मिल जाती है ना। तो कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल है तो वहाँ पर फ्लडिंग की कंडीशन आ जाती है, पर वहाँ पर स्टोर करने की समस्या है, और कहीं पर जो है रेनफॉल एकदम कम हो जा रहा है ना। इंडिया की जो जियोग्राफी है वही ऐसे डिफिकल्टीज जो है वो हमारे सामने लेकर आती है। साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर है उसका कंटेमिनेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, लेक्स हैं, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, वो ड्राई होती जा रही है, उनमें पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, सरफेस वाटर में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जैसे यमुना का आप सुनेंगे तो कितना गंदा जो है वो गंदी हो गई है यमुना। वैसे साथ ही साथ यहाँ पर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स इंडिया में नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो देखो ये मेंस मैंने बताया था ना, मेंस के लिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से मेंस में आप कोट कर सकते हैं। देखो, अगर क्लीन और एक्सेसिबल वाटर नहीं रहा तो उसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो पॉवर्टी के नीचे जा सकती है। चिल्ड्रन जो है उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ सकता है स्कूल से। साथ साथ वुमेन्स जो है वो सबसे ज़्यादा इसका बर्डन बेयर करेंगी। 200 मिलियन आवर्स जो है वो तो सिर्फ जो वहाँ की विमेंस है वो पानी लाने में ही उनका खर्च हो जाएगा। तो वो शोषण किसका होगा, विमेंस का। इन्हें कुछ ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर 5 to 7 to 10 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है पानी लाने के लिए। एक एक वो सर पे उठा उठा के मटका भर के लेके आते हैं, है ना। साथ ही साथ जैसे मोरक्को में ऐसा बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया, इराक, स्पेन, इन सब में जो है वो पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पर वाटर रिलेटेड जो है वो डिजीजेज भी खूब ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यूएन के कुछ इनिशिएटिव है वाटर को सेव करने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 1977 में हुई थी। इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड 1981 से 1990 में अपना मनाया गया था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड द एनवायरनमेंट 1992 में, और अर्थ समिट 1992 अगर देखें तो ये वाटर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमें देखने को मिल जाएगी। इनमें एक वाटर फॉर लाइफ इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन 2005 से 15 जो है वो भी अपनाया गया था, जिसमें अराउंड 1.3 बिलियन पीपल जो है उनको डेवलपिंग कंट्रीज में सेफ और ड्रिंकिंग वाटर तक एक्सेस उनका बनाए जाने का यहाँ पर प्लान हुआ करता था, है ना। साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है अपने 2030 तक जिनको अचीव करना है, उनमें भी वाटर से रिलेटेड जो है गोल एक है। तो इतने सारे ये वाटर से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, एक मीटेओराइट हुआ करता था जो मार्स से आया था, उसको बेचा गया अभी, तो उसको नीलामी हुई तो 5.3 मिलियन यूएस डॉलर में वो बिका है। तो न्यूज़ देखो, ये तो इतना ही है, ये ज़्यादा काम की न्यूज़ नहीं है। मेन काम की चीज़ है कि सर ये मीटेओराइट होता क्या है। तो देखो, मैंने ये मीटेओराइट क्या होते हैं, कॉमेट क्या होते हैं, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, मीटेओराइट क्या होते हैं, सब में डिफरेंस आपको बताया। सबसे पहले तो आप समझो मीटेओराइट एक अलग चीज़ है, ये कॉमेट देखो यहाँ पर आते हैं। तो ये जो कॉमेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये होता आईसी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, है ना। और ये सन के अराउंड ये ऑर्बिट कर रहे होते हैं। पर याद रखना, एक होते हैं एस्टेरॉइड, ये रॉकी बॉडीज होती हैं जो ऐसे हम कह सकते हैं नाबालिग प्लैनेट, जो प्लैनेट नहीं बन पाए और उतना बड़ा एरिया ये ग्रहण नहीं कर पाए, और फिर ये स्पेरिकल फॉर्म में भी नहीं आ पाए। तो ये छोटे छोटे नाबालिग जो अपने प्लैनेट्स रह गए वो एस्टेरॉइड्स हैं, समझ गए। अब यहाँ तक समझो, एक कॉमेट्स होते हैं जो आइस वगैरह से बने हुए होते हैं, एक मीटेओराइट्स एस्टेरॉइड्स होते हैं जो रॉक के बने हुए होते हैं। अब देखो, कुछ जो होते हैं वो एस्टेरॉइड बड़े, और इन एस्टेरॉइड से छोटे कोई टुकड़े हुए तो उनको हम जो है कहते हैं मीटेओरॉइड। क्या कहते हैं उनको, मीटेओरॉइड।
ये इनसे छोटे होते हैं, एस्टेरॉयड से छोटे हमें देखने को मिलते हैं। अब याद रखना, चाहे एस्टेरॉयड का टुकड़ा हो चाहे मीटेरॉयड का टुकड़ा हो, वो अगर अर्थ की तरफ आ रहा है तो वो जब अर्थ के हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें आकर टकराएंगे तो मिजोस्फेयर में आके वो बर्न करने लग जाएंगे। तो जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तब उन्हें हम कहते हैं मीटियोर। क्या कहेंगे? मीटियोर। तो जो आपको टूटता हुआ तारा दिखता है ना, वो और कुछ नहीं है, वो मीटियोर ही है। चलो, अब ये मीटियोर अगर अर्थ से आकर टकरा गया तो उसे क्या कह देंगे? मीटियोराइट। क्या कह देंगे? मीटियोराइट। तो यही मीटियोराइट है जो अर्थ पे मिला है, क्योंकि अर्थ पे आकर ये टकरा गया। तो याद रखना यही इनमें डिफरेंस है। समझे? हाँ जी। तो देखो, ये मीटियोराइट हुआ करता था जिसका नाम था NWA 16788। इसको डिस्कवर किया गया था 2023 में। 2023 में नाइजर वाले का एरिया है, अगाडेज रीजन, वहां पर इसको ये खोजा गया था, है ना। एक मीटियोराइट हंटर हुआ करते थे, उनको ये मिला था सहारा डेजर्ट में। उसके बाद में इसकी बोली लगने लगी, नीलामी होने लगी, भाई कितने में बिकेगा कितने में नहीं बिकेगा। होते हैं बहुत सारे लोग इसको खरीदने वाले, तो फिर ये इसकी नीलामी कर दी गई। इतना बहुत है यहाँ से। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है इंटरनेशनल मून डे के बारे में, कि इंटरनेशनल मून डे से रिलेटेड क्या न्यूज है। चलो ये भी देख लेते हैं, लगे हाथ। देखो, 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे जो है वो अपने यहाँ मनाया जाता है। सर मून डे 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अपोलो 11 मिशन 1969 में जो है वो पहुंच गया था मून पे, और वो पहला दिन था, है ना। इस पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इंसान मून पे गया हो, तब उसको याद करने के लिए अपोलो मिशन जो था, और इसको याद करने के लिए 20 जुलाई को मून डे जो है वो घोषित कर दिया गया। कब? अभी हुआ है 2021 में ही इसको ऐसा ऑब्जर्व किया गया था फर्स्ट टाइम। चलो सर, मान लिया आपकी बात। तो यहाँ पर देखो, ये कमिटी फॉर द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस जो है इसने रिकमेंड किया था, उसके बेस पे फिर इसको इंटरनेशनल मून डे मना लिया गया। एक्चुअली 11th जो अपोलो 11 मिशन हुआ करता था उसको नासा ने लॉन्च किया था। कब? तो 16 जुलाई 1969 को। और ये फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन हुआ करता था जो मून पर जाता है, वो सेफली अर्थ पर वापस भी आ जाता है। 20 जुलाई को पहली बार पैर रखा था चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने। कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं हवाबाजी करने के लिए कि पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे तो दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो वो बज एल्ड्रिन हुआ करते थे जिन्होंने रखा था पैर चांद पर इस दिन। तो इसी दिन को याद करने के लिए 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे मनाया जाने लगा। हालांकि देखो, अपोलो 11, 12, 14, 15, 16, 17 और मिशन जो है वो उसके ऊपर जा चुके हैं चांद पर। इंडिया के भी सर कोई मिशन है क्या? बिल्कुल। चंद्रयान फर्स्ट जो है उसको लॉन्च किया गया था अपने यहाँ 2008 में। फिर 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, और उसके बाद ये इसमें जो है वो हमारा लैंडर जो है ठीक से लैंड नहीं कर पाया था, तो वो फेल हो गया था। इसकी वजह से फिर हमने 2023 में भेजा चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 भेजा, और ऐसा करने वाला इंडिया 4th नेशन जो है वो बन जाता है। और साउथ पोल पे तो लैंडिंग करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री इंडिया बन गया। तो देखो, इंडिया का इसरो जो है, या हम कहें कि इंडिया, इसके अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है ना। डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर हम यहाँ पर आते हैं। अब चंद्रयान 4 2027 में भेजेंगे। चंद्रयान 5 जो है वो 2027-28 के अराउंड जो है वो भेजने की अपने यहाँ प्लान चल रहा है, जापान के साथ मिलकर। जापान की एजेंसी जो है वो जाक्सा, जैसे इसरो इंडिया के वैसे उसके साथ मिलकर। चलो यहाँ पर आ जाते हैं कि डीप सी माइनिंग से रिलेटेड रूल्स को लेकर कंसेंसस नहीं बन पाया है। तो ये डीप सी माइनिंग होता क्या है? देखो, इंटरनेशनल एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वाटर जो है वो डिवाइडेड है, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल, कॉन्टिजियस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके बाद में डीप सी आ जाता है ना। तो वो डीप सी वाले एरिया जो है वो सब लोगों का कॉमन होता है, जिसमें किसी एक देश का वो नहीं होता। तो वहां पर अगर किसी को माइनिंग करनी है या उसकी अगर हमें सुरक्षा करनी है तो वो कौन करेगा? तो वो उससे रिलेटेड ही जो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है वो ये रूल्स बनाती है। तो उन रूल्स को लेकर कोई जो है एक सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, ये न्यूज़ है। तो यहाँ पर कंसेंसस जो है वो हमें कम देखने को मिल रही है कि उस एरिया में मेरीटाइम एनवायरमेंटल जो है उसको कैसे सेफगार्ड करेंगे, ये है ना। इसके ऊपर चिली और दूसरे जो अदर और 36 देश हैं उन्होंने मोराटोरियम लगा दिया कि जब तक ये रूल बन नहीं जाते तब तक वहां पर कोई भी डीप सी माइनिंग ना करें, है ना। सर डीप सी माइनिंग होती क्या है? तो डीप सी वाला जो एरिया है 200 मीटर से बिलो वाला जो ओशन है, जो सी बेड है, वहां से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना, वही डीप सी माइनिंग है। क्या वहां पर मिलता है सर? तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वहां पर मिलते हैं, है ना।
जहाँ जिसमें निकल, कॉपर, कोबाल्ट ये सब मिलते हैं। कोबाल्ट रिच क्रस्ट वहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर हमें सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स भी देखने को मिल जाते हैं। देखना ये सब आपके मेंस में काम आ सकता है। कहाँ पर मेंस में काम आएगा सर? मेंस में क्वेश्चन एक बार आया था, आपके मेंस का ही क्वेश्चन था PYQ, जिसमें था कि ओशन के ऐसे रिसोर्सेज बताओ जो रिसोर्स क्राइसिस को टैकल करने के लिए यूज किया जा सकते हैं। तो वहाँ स्ट्रक्चर्ड आंसर क्या होगा, जिसमें आप जो है वो पूरा बताएंगे। ओशनोग्राफी का एक क्वेश्चन है, तो ऑफलाइन क्लास में मैंने बहुत डिटेल से बच्चों को बताया था कि कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तो स्ट्रक्चर्ड आपको आंसर लिखना है, आपको कॉन्टिनेंट शेल्फ के बारे में बताना है, स्लोप के बारे में बताना है, फिर जो सी फ्लोर जो अपना होता है उसका पूरा का पूरा उसका रिलीफ बताना है, फिर अलग अलग एरिया में कौन कौन से रिसोर्स मिलते हैं वो बताने हैं, फिर आपको बताना है कि इन रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तब जाकर आपको मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि बैटरी प्रोडक्शन है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एरिया जैसे मोबाइल फोन बनाना, कंप्यूटर बनाना, इनमें इनका यूज किया जा सकता है। देखें ये अपना का पूरा जो है वो ओशन बॉटम रिलीफ है, जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलता है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप देखने को मिलता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ये ट्रेंचेस देखने को मिल जाती है, उसके बाद में डीप सी या अबेसल प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर जो है वो कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जो है आपको सी माउंट ग्योर्स अबेसल हिल्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? मिड ओशनिक रिज। इनको डिटेल से मैंने आराम से पढ़ा रखा है ना। चलो जी, क्या बेनिफिट है इनका? तो देखो डिकार्बनाइजेशन एफर्ट्स हो जाएगा कि डीप सी से हमें अगर रिसोर्स मिल जाए तो फिर जो अर्थ पे हम कर रहे हैं सरफेस वाले एरिया में, वहाँ से कार्बन की एमिशन कम हो सकता है, और फिर यहाँ से जो रिन्यूएबल एनर्जी में इनका यूज़ किया जाएगा तो वैसे डिकार्बनाइजेशन हो जाएगा। ग्लोबल डिमांड जो है उनमें बढ़ोतरी हो रही है। देखो 400 से लेकर 600% की बढ़ावा देखने को मिल रहा है जो मिनरल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाहिए, बैटरीज में चाहिए, है ना, जीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज में चाहिए, तो वहाँ पर डिमांड बढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पोटेंशियल बेनिफिट है डीप सी माइनिंग का। साथ ही साथ लैंड बेस्ड रिसोर्सेज हैं उनको कॉम्प्लीमेंट ये कर सकते हैं, लैंड पे तो मिलता है, साथ ही साथ यहाँ से मिलेगा अगर डीप सी वाले एरिया से तो और भी वो हो जाएगा। पर देखो ये फायदा तो है बट कुछ कंसर्न भी है। जैसे यहाँ पर क्या है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो मरीन स्पीसीज हैं जैसे कुछ वेल्स की है, टूना की स्पीसीज, शार्क की स्पीसीज, वो इनके जो यहाँ पर आप माइनिंग करोगे उसके नॉइज होगी, वाइब्रेशन होगा, लाइट पोल्यूशन होगा, फिर यहाँ पर कोई स्पिल होगा तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी वो इनको नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही साथ सेडिमेंट प्लूम यहाँ पर बन जाएगा, है ना, तो वो भी वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। तो ये सारे सारे चैलेंजेस भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। कुछ जो वहाँ पर एनिमल की स्पीसीज है उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज को और ये एक्सेलरेट कर सकता है। कैसे कर देगा? तो जो अब तक ओशंस में हमें कार्बन सिंक मिल रही है ना, वो स्टोर है, अब आप जब वहाँ पर जाके माइनिंग करोगे तो वो कार्बन फिर से वापस जो है वो आएगा एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा करेंगे तो आप क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ावा दे सकते हो। और अभी तक जो है वो डीप सी माइनिंग के लिए कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक से नहीं है, क्योंकि अभी तो रूल्स बने ही नहीं है, कंसेंसस बना नहीं है। तो वो रूल्स नहीं बनेंगे तो कोई एक देश को ज़्यादा फायदा हो सकता है, कुछ देशों को नुकसान हो सकता है। साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल रिस्क भी आपको देखने को मिलेगा। जिस एरिया में डीप सी माइनिंग की जाएगी उसके शोर वाले एरिया में जो है वो ट्रांसशिपमेंट और प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप की जाएगी, उससे रिलेटेड लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो है वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, वहाँ के जो नेचुरल जो फोना फ्लोरा है उनको नुकसान हो सकता है। साथ साथ अगर वहाँ पर कोई इंडिजिनस कम्युनिटी रह रही है तो उसको भी नुकसान यहाँ पर हो सकता है ना। ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या है सर? तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंडर 1982 का ये कन्वेंशन है, इसके अंदर ये बनी हुई है। 1994 में ये फुल फ्लेज ऑपरेशनल हो गई थी, उसके बाद में 1996 में 1994 में ये फोर्स में आई और 1996 से ये ऑपरेशनल होगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ याद रखना, तो किंगस्टन जमैका में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। क्या करती है? तो नेशनल जुरिस्डिक्शन, और यहाँ पर हम देखिए डीप सी माइनिंग से रिलेटेड कुछ भी रूल्स वगैरह हुए तो वो कौन बताएगा? ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ही बताती है ना। देखो यहाँ पर डीप सी माइनिंग में ये आप देखते रहना, जैसे इंडिया जो है उसको भी एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड माइनिंग के राइट्स जो है वो मिले हैं सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने दिया है। दरअसल ये जो अनक्लोज हुआ करता था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसने 3 जो है वो इंस्टीट्यूशन बनाए थे। पहला हुआ करता था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, तो यहाँ पर कोई 2 देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो डिस्प्यूट जब अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा? तो ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी करेगा।
कहीं पर माइनिंग वगैरह करनी है उससे रिलेटेड, और वो टेरिटरी डिसाइड करनी है वो कौन करेगा, तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी करेगी। और यहाँ पर द कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक और इंस्टीट्यूशन है। तो होता क्या है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अभी मैंने बताया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़ रखी है तो आप जाना और ज्योग्राफी वाली सीरीज में जाके आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। चलो, तो इसमें क्या होता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ हर एक देश की होती है, तो अगर कोई देश अपनी कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आगे है ना, यानी जो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है EEZ 200 नॉटिकल माइल्स का, उससे ज़्यादा अगर वो अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को बढ़ाना चाहता है तो फिर वो इस कमीशन को बोलेगा और फिर ये कमीशन उसकी लिमिट्स बढ़ाएगा। जैसे हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने ऐसे अर्जी लगाई है कि हमारा ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। ये चलो, नेक्स्ट एक न्यूज़ आ जाती है इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो इसको क्लियरेंस मिल गया है। ये कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला एरिया है, वहाँ पर इसको क्लियरेंस मिल गया है। किसने क्लियरेंस दिया है, तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है उसने इसको क्लियरेंस दे दिया है कि आप जो है वहाँ पर ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसी वहाँ पर आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये रिवर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको ये दिहांग रिवर या सियांग रिवर आपको देखने को मिल रही है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर ही है ना, इसी की ट्रिब्यूटरी है, उन्हीं छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर ही बनी हुई है ये इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखो ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी तो क्या है, तो अपने यहाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, उसके सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी हमें देखने को मिलती है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। तो फॉरेस्ट लैंड को अगर डाइवर्स करना है, उसका डाइवर्जन करना है किसी नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए, तो उससे रिलेटेड जो है ये आपको एडवाइस कौन देगा, ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। क्लियरेंस कौन देगा, तो ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ही देती है। इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है, तो ये दिबांग वैली में है, याद रखना दिबांग रिवर पे नहीं, दिबांग वैली में है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। दिबांग जो हम कहें कि रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं उनके ऊपर एक्चुअली बने हुए हैं। तो कहाँ पर है, तो ये ईस्टर्न हिमालय वाले ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया हॉटस्पॉट है उसमें है। और कौन सी रिवर पे है, तो देखो एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्री रिवर एक है और एक है टालो रिवर, इनके ऊपर ये क्या है, तो ये ट्रिब्यूटरीज है, कुछ छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं जो दिबांग में मिलती है, फिर दिबांग आगे चल के किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। याद रखना ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है, इसमें नेचुरल फ्लो का यूज किया जाता है ना। यानी कि मान लीजिए कि रिवर जो है वो यहाँ से आ रही है और फिर इसमें यहाँ से जो है एक छोटा सा डैम बना दिया जाएगा, ज़्यादा बड़ा डैम नहीं बनाया जाता, फिर ये रिवर आके मेन रिवर में यहाँ मिल रही है तो फिर ये आके वापस मिल जाएगी। इसमें ज़्यादा वाटर जो है वो उसको डाइवर्ट नहीं किया जाता है, तो ये सस्टेनेबल थोड़ा सा इन्वायरमेंटली होता है ना। चलो जी, ये आप ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं। ये सियांग रिवर, ये खुद ब्रह्मपुत्र रिवर को सियांग रिवर कहते हैं या दिहांग रिवर भी कहते हैं। और ये जो आपको दिबांग रिवर दिख रही है इसकी ट्रिब्यूटरीज है उनके ऊपर ही बनेगी। ये यहाँ पर आपको लोहित रिवर, फिर ये ब्रह्मलिनसरी, ये दिखू, धनसरी, कांपिली, मानस, संकोच, और ये यहाँ पर तीसरा रिवर आपको देखने को मिल जाती है। चलो, रिवर वाले में चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, वहाँ पर आप जाके देख लेना और भी, है ना। चलो, तो देखो इसमें इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, तो एक तो डिफॉरेस्टेशन इस एरिया में हो जाएगा, एक हॉटस्पॉट वाला रीजन है और यहाँ पर अगर 2.7 लाख ट्रीज को काटा जाएगा, 1100 हेक्टेयर का फॉरेस्ट जो है उसको काट दिया जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन का, फॉरेस्ट का हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी जो है अगर हम देखें तो 6 ग्लोबल थ्रेटेंड मैमल्स इस एरियाज में रहते हैं, है ना। 3 एंडेंजर्ड और 3 वल्नरेबल कैटेगरी के यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे मैमल्स, तो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। साथ ही साथ 56% ऑफ टोटल बर्ड स्पीसीज जो है वो इंडिया की वो इस एरिया में रहती हैं। 3 वेरी रेयर रेस्ट्रिक्टेड रेंज एंडेमिक बर्ड स्पीसीज इस एरिया में, तो इन सबको नुकसान इनसे होगा। साथ ही साथ जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है जैसे मिशमी है, ईदू है, आदि है, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि नहीं आप हमारे एरिया में ऐसा कर तो रहे हो पर ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनको विश्वास में लेना चाहिए और सस्टेनेबल तरीके से काम करना चाहिए, नहीं तो आप कितनी बड़ी डैम बना लेना वो फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है ना। नेक्स्ट न्यूज हो जाती है अपनी, इंडिया ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया है 5 साल पहले ही। दरअसल 2030 में अब तक हमारा टारगेट था कि 2030 तक हम
20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा कर लेंगे। किसमें? तो पेट्रोल में। बट वो टारगेट हमने 2025 में ही पूरा कर लिया है, 5 साल पहले। ये तो इंडिया ने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हासिल कर लिया है। दरअसल अपने यहाँ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी हुआ करती थी 2018 की, फिर उसको अमेंड करके 2022 में हमने ये टारगेट रखा था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का, उसे हमने पूरा कर लिया है। आजकल हम टारगेट बहुत जल्दी जल्दी पूरा करते जा रहे हैं, है ना। तो ये 20% इथेनॉल टारगेट का E20 का टारगेट 2030 तक था, उसको हमने अचीव कर लिया है बहुत जल्दी ही, है ना। चलो जी, देखो यहाँ पर 30% ब्लेंडिंग का टारगेट अब हमने इसको बढ़ाकर रख दिया कि 2030 तक आते आते हम 30% जो है वो ब्लेंडिंग कर लेंगे। साथ ही साथ 5% जो है वो ब्लेंडिंग टारगेट हमने लिखा है बायोडीजल में भी, जो डीजल है उसमें भी 5% जो है वो बायोडीजल मिलाएंगे, ये टारगेट भी हमने रखा है इसके साथ ही। पर डीजल वाली जो है उसमें अभी समस्या अपने पास ये है कि इसका अभी करंट में कितना परसेंट चल रहा है, तो 0.5% ही चल रहा है ना। पर पेट्रोल का तो हमने अचीव कर लिया 20 का, और 30 का रख दिया 2030 तक। देखो 2018 में अपने यहाँ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी, और इस नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो है इसके कुछ फीचर्स हालांकि पुरानी हो गई, तो ये देखो 20% जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल में, और 5% जो है वो बायोडीजल जो है वो बायोडीजल में बायोडीजल ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 तक हुआ करता था। नेशनल बायोमास रिपोजिटरी बनाई जाएगी जो कि अप्रेजल ऑफ बायोमास जो है वो करेगी अक्रॉस द कंट्री। साथ ही साथ यहाँ पर जो है एडवांस बायोफ्यूल जो है उनके बारे में बात की गई है, 2G 3G 1G बायोफ्यूल के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर बायोफ्यूल्स की कैटेगराइजेशन भी किया गया है, 1G 2G 3G वाला, वो देखेंगे आगे चल के। और यहाँ पर जो है ये शुगर कैन जूस मोलासेस जो है इनसे एथेनॉल एक्सट्रैक्ट करने की बात यहाँ पर की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की है। और बायोडीजल के लिए आप देखें तो यूज जो कुकिंग ऑयल होता है, शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप्स होती है, उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बनाई गई है सेंट्रल लेवल पर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंडर में, है ना। ये देखो कुछ 4 जनरेशन के यहाँ पर बायोफ्यूल्स इस पॉलिसी ने बताए हैं। तो फर्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बना ऑलरेडी प्रीलिम्स में, फर्स्ट जनरेशन जो है उसका बायोफ्यूल कौन सा है, तो फर्स्ट जनरेशन में आपको देखने को मिल जाएगा जो एडिबल आइटम्स से मिलता है, जैसे शुगर से, कॉर्न से, स्टार्च से, वो जिसमें हाई कार्बन कंटेंट हमें देखने को मिलता है, यानी जो हम खाने वाली फसलें हैं उनसे जो मिले वो। सेकेंड जनरेशन का बायोफ्यूल हमें देखने को मिल जाता है जैसे कि राइस हस्क हो गया, वुड चिप्स हो गया, जो लेफ्ट ओवर्स हैं फूड क्रॉप्स के उनसे। और थर्ड जनरेशन का हमें मिल जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे एल्गी वगैरह से, है ना, जो कि कार्बन न्यूट्रल होता है। और फोर्थ जनरेशन का बायोफ्यूल हमें मिलेगा यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से, जो कि कार्बन नेगेटिव होंगी। तो ये आपको याद यहाँ पर रख लेना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनते ही बनते हैं। बाकी ये डेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से ईयर में कितना कितना रहा, ये आप एक बार पॉज करके शांति से देख लेना। मेन याद रखने वाली बात है कि हमने 20% का अचीव कर लिया है। चलो जी, अभी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एथेनॉल जो प्रोड्यूस किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो वो शुगर कैन से किया जा रहा है ना। और मेज बेस्ड एथेनॉल जो है, अच्छा सॉरी, शुगर कैन से तो ये बी हेवी सी हेवी मोलासेस से किया जा रहा है। और अभी सबसे ज़्यादा जिससे मिल रहा है वो है मेज बेस्ड एथेनॉल, हमें कितना 42% से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो डेटा से यूपीएससी बना सकती है। स्टेट वाइज ब्लेंडिंग की अगर हम बात करें तो हरियाणा ने 19%, 19.3, बिहार ने 19.02, आंध्रा ने 19% जो है वो प्राप्त किया है। चलो बेनिफिट क्या है, तो देखो एनर्जी सिक्योरिटी एक तो हमारे यहाँ हो जाएगी। क्यों? जितने भी हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास जितना भी क्रूड ऑयल ऑयल की जितनी भी हमारे यहाँ फ्यूल जो है उसकी हम उसकी पूर्ति कहाँ से करते हैं, तो उसका 90% तो हम जो है वो इम्पोर्ट ही करते हैं। सोचो अब ये हम इसकी जगह बायोफ्यूल बना ले रहे हैं तो ये इम्पोर्ट बिल हमारा कम हो जाएगा और एनर्जी सिक्योरिटी आ जाएगी। साथ ही साथ हम देखें तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि जो एथेनॉल बर्न होगा तो वो क्लीनर होता है, कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर देगा, है ना। पार्टिकुलेट मैटर जो है, पार्टिकुलेट मैटर को ये कम कर देगा, है ना। चलो साथ ही साथ इंडिया की जो नेट जीरो जो गोल है 2070 तक पंचामृत में जो रखा था, उसको अचीव करने में भी हेल्प ये कर सकता है, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होता है। रूरल प्रॉस्पेरिटी आ सकते हैं, रूरल एरिया में मान लो कि जो क्रॉप्स जो थी जो बहुत कम कीमत में बिक रही थी, अब उनको बायोफ्यूल्स वाली डिस्टिलरीज में डाला जाएगा तो उनसे पैसा उनको मिलेगा, जॉब्स मिलेगी। साथ ही साथ जो डिस्टिलरीज होगी उनमें भी तो जॉब मिलेगी, हाँ, तो रूरल प्रॉस्पेरिटी आएगी। देखो ये सब मेंस में काम आ सकता है आपको। फिर क्या है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो सरप्लस ग्रेन है
उनका यूज़ किया जा सकता, नहीं तो वो क्या होते हैं, वेस्ट तो हो जाते हैं। अगला, ग्लोबल लीडरशिप भी हमें इसमें मिल सकते हैं। जैसे एक तो हमने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस G20 समिट जो इंडिया में हुआ था तब हमने ये लॉन्च किया था। तो ऐसे अलायंस और साथ साथ बायोफ्यूल्स में अगर हम आगे बढ़ें तो ग्लोबल लीडरशिप हमें मिल सकती है इसमें। पर चैलेंजेस भी हैं। एक तो है कि अपने यहाँ वाटर इंटेंसिव प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। जो हम उगाते हैं, जैसे कि हम राइस उगा रहे हैं, राइस हंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइस कर रहे हैं, तो भाई उसमें ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, समझो। तो इसकी जगह क्या करना चाहिए, तो कम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ फूड वर्सेस फ्यूल का एक कंसर्न आ जाता है कि खाने में इस्तेमाल करें, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो फूड सिक्योरिटी पे ध्यान दें कि एनर्जी सिक्योरिटी पे ध्यान दें। तो एक ये चीज़ यहाँ पर आ गई। व्हीकल कंपेटिबिलिटी से रिलेटेड इशू भी है ना। तो अभी 35% जो व्हीकल है वही E20 कंपेटेबल है, तो बाकी के कहाँ गए 65%, है ना। तो बहुत कम अभी कंपेटेबल अपने यहाँ है। तो फ्लेक्सिबल फ्यूल या फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स पर अपने को ध्यान देना चाहिए, जिसमें E85 यानी 85% तक का इथेनॉल ब्लेंडिंग उसमें किया जा सके। प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बोटलनेक्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। प्राइसिंग से रिलेटेड इशू भी है कि क्या प्राइस इनकी रखा जाए, कम रखा जाए, ज़्यादा रखा जाए। एनवायरमेंटल कंसर्न भी हमारे को देखने को मिल जाता है यहाँ पर, है ना। और सब्सिडी डिपेंडेंस में जो भी इंडस्ट्री एथेनॉल वाली ये सब्सिडी सर इनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर सब्सिडी का बोझ जो है वो सरकार के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे ही लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, है ना। आगे क्या करना चाहिए, तो देखो ये फीड स्टॉक है, इसे डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2G एथेनॉल जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, मेज शोरगम का इस्तेमाल किया जाए, जो कम लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा यहाँ पर किया जाए। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल जो है उनको बढ़ावा दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपने यहाँ बढ़ावा दिया जाए, प्राइस को स्टेबलाइज किया जाए। एनवायरमेंटल कंसर्न जो है वो जैसे कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वगैरह ऐसी चीज़ों को इंश्योर किया जाए। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन भी स्ट्रेंथन किया जाए, साथ ही साथ और बहुत सारे ऑप्शन जो है वो बायोफ्यूल के खोजे जाएं। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है मालदीव और इंडिया के बीच के रिलेशन के बारे में। अभी हमारे प्रधानमंत्री गए हैं मालदीव जो है इसका हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर जाते हैं और 8 बायोलेटरल एग्रीमेंट्स भी वहाँ पर साइन करके आ जाते हैं। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कदम है, क्योंकि इंडिया आउट जैसे नारे वहाँ पर लग रहे थे, और जब से मोहम्मद मोइजू वहाँ के प्रेसिडेंट बने तब से तो इंडिया और मालदीव के रिलेशन खराब ही चल रहे हैं। तो ऐसा में एक बर्फ पिघलती हुई नज़र हमें आ रही है। इंडिया मालदीव के रिलेशन के बारे में हम जाने तो यहाँ पर इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका हिस्सा है मालदीव। सागर जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जो सागर इनिशिएटिव है उसका पार्ट जो है वो मालदीव है। साथ ही साथ जो हम देखें कि रिसेंट अभी जो अपने यहाँ साइन किए गए हैं एग्रीमेंट, उनमें क्या है, तो एक तो डेट रिलीफ का एग्रीमेंट साइन हुआ है जिससे 40% का बर्डन कम हो जाएगा मालदीव के ऊपर। साथ साथ एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी गई है 4850 करोड़ रुपए की, 4850 करोड़ रुपए की एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। सर ये लाइन ऑफ क्रेडिट होते गया है, तो देखो इसमें ये होता है कि ये एक लोन ही एक्चुअली होता है, पर लोन का एक टाइप, जैसे मान लीजिए लोन से ये कैसे डिफरेंट है, तो मान लीजिए एक लोन है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट है। दो डिफरेंसेस लोन में ऐसे है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि 4850 करोड़ जो है वो आपके हो गए, आप ले लेना। तो अब इसके ऊपर जिस दिन से लोन इंडिया ने लोन दिया उस दिन से ब्याज चालू हो जाएगा इस पर, इंटरेस्ट। अब ये 4850 करोड़ उनको जरूरत ही ना हो। मान लीजिए मालदीव को अब यहाँ पर अभी 100 करोड़ की जरूरत है ना। तो अब लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, गवर्नमेंट ये 4850 करोड़ रुपीज जो हैं इसको गवर्नमेंट अलग से रख देती है कि ये वाले जो पैसे हैं ये हमने रख दिए जी मालदीव के लिए अलग से, है ना। अब जब आपको चाहिए उतना पैसा इसमें से ले लेना। अब जितना पैसा लेंगे, जैसे मालदीव की गवर्नमेंट ने पहले 100 करोड़ रुपए लिए, तो अब इंटरेस्ट 100 करोड़ रुपए पे लगेगा। फिर मान लीजिए कि 6 महीने बाद में इसने 50 करोड़ रुपए ले, तो वो इंटरेस्ट 50 करोड़ रुपए के ऊपर ही लगेगा। ऐसा लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। यूपीआई और रुपए इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। फिशरीज कॉर्पोरेशन से रिलेटेड भी एक एग्रीमेंट हुआ है। हाउसिंग यूनिट्स बनाने को रिलेटेड एक एग्रीमेंट। सिक्योरिटी असिस्टेंस से रिलेटेड जिसमें 72 व्हीकल और डिफेंस इक्विपमेंट उनको दिए हैं। क्लाइमेट और डिजास्टर पार्टनरशिप से रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट टॉक्स की बात में यहाँ पर हुई है। मालदीव और इंडिया के बीच में अभी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, हालांकि चाइना के साथ मालदीव ने साइन कर लिया है। तो ये एक इस पर भी बात अभी बनती नजर आ रही है। इसका सिग्निफिकेंट क्या है विजिट का, तो देखो इंडिया आउट का जो नारा वहाँ पर लग रहा था, ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ी सी बर्फ़ हम कह सकते हैं जो जमी थी रिश्तों में, वो बर्फ़ पिघलने यहाँ पर लगी है ना।
साथ ही साथ इंडिया ने फिर से बता दिया है कि इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर और डेवलपमेंट पार्टनर है मालदीव का, और इंडियन ओशन रीजन की जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया का रहेगा हमेशा से, है ना। और इंडिया वहां पर पीपल टू पीपल टाइज जो है वो उसको बढ़ावा देना चाह रहा है, जिसमें हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ में कोऑपरेशन मेन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो 1965 में मालदीव को रिकॉग्नाइज करने वाले वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इंडिया हुआ करता था, है ना। और 1988 में वहां पर कू की कोशिश की गई थी, बट ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने उसको नाकाम कर दिया था। 2004 में वहां पर सुनामी आई थी, 2014 में वाटर क्राइसिस हुआ था, और 2019 में पेंडेमिक, इन सब में इंडिया ने उसकी हेल्प करी है। ये मालदीव की कैपिटल है माले। लैंग्वेज यहाँ पर दिवेई, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का एक पार्ट है, वो बोली जाती है। अरेबिक, हिंदी, इंग्लिश भी यहाँ पर बोली जाती है। साथ साथ रिलीजन देखें तो स्टेट रिलीजन यहाँ का इस्लाम है। इकोनॉमी जो है वो हेविली डिपेंडेंट है टूरिज्म पे, साथ ही साथ फिशरीज और फॉरेन एड पे। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर है 2008 में अपनाया गया था। याद रखना ये मानसून वाला कंट्री है, ये भी नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ ईस्ट मानसून जो इंडिया में आता है वैसे सेम ये भी इसको भी प्रभावित करता है ना। और जोग्राफिकल फीचर्स में अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि ये 7th लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम वर्ल्ड का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 3.14% ग्लोबल रीफ एरिया यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कोरल से बना हुआ पूरा का पूरा ये एरिया हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे एटॉल्स देखने को मिलती हैं। अबाउट 1200 कोरल आइलैंड्स हैं, जिसमें 26 एटॉल्स हैं पूरी की पूरी, वह उन एटॉल से मिलकर बना हुआ है ये। और 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को अलग करता है मालदीव से। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये आपको यहाँ पर कोरल्स दिख रहे हैं। अगली न्यूज आ जाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड। यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड एक जजमेंट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है, उससे रिलेटेड है। हालांकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये जो जजमेंट दिया है ये एडवाइजरी जजमेंट है। यहाँ पर ये दिया है वानुआतू, जो एक कंट्री है पैसिफिक ओशन में, उस छोटा सा कंट्री, उस वानुआतू ने ये इसमें जाकर केस किया था। तो उस केस के संदर्भ में ये दिया गया है, 2021 में ये केस लिया गया था। तो देखो क्लाइमेट एक्शन जो है कहा गया है इस जजमेंट में कि वो एक लीगल ड्यूटी है। तो जो भी स्टेट्स हैं वो ओबलाइज्ड है इंटरनेशनल लॉ के अंडर, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को वो कम कर सकें और क्लाइमेट चेंज को कम करें, है ना। और ये जो ऑब्लिगेशन है वो ना सिर्फ UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट से आता है, बल्कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, साथ ही साथ लॉ ऑफ सी जो है अभी हमने पढ़ा था वो तो अनक्लोज वाला, उस सब से जो है ये ऑब्लिगेशन आता है। याद रखना अगर कोई कंट्री फेल होता है इनको प्राप्त करने में, तो उस पर रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा, इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट उसको माना जाएगा, है ना। यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज का रोल इसमें ज़्यादा बनाया गया है कि वो कंट्रीज जो Annex 1 में आती है UNFCCC के, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, और उनको ये ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है ब्राज़ील में UNFCCC की, और ऐसे COP29 हुई थी अजरबैजान बाकू में, है ना। तो अब ये COP30 जो होने वाली है आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेंस प्लस प्री, तो उसमें जो है ये मुद्दा बन सकता है। साथ ही साथ इसमें जो जजमेंट दिया गया है, हालांकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी है, बट इसके पास इसका एक प्रभाव तो कम से कम इसका है ही है। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वानुआतू कंट्री, है ना। यहाँ पर छोटे छोटे और बहुत सारे कंट्री हैं, तुवालू है, समोआ है, कुक आइलैंड है, ये बहुत छोटे छोटे कंट्री है यहाँ पर। ये वानुआतू, और इस वानुआतू की कैपिटल है पोर्ट विला, है ना। यहाँ पर आपको देखो तुवालू भी दिखेगा, एक किरिबाती भी आपको देखने को मिलेगा, सोलोमन आइलैंड्स, नाउरू, ये स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है। फिजी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रांस का आइलैंड है वैसे। सर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, ये तो बता दो। तो देखो 1945 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, और 1946 में ये आ गया। ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, उनमें से एक ये भी है। तो ये प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। कहाँ बैठता है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग नीदरलैंड्स में है। और ये ओनली एक मात्र ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो न्यूयॉर्क से बाहर बैठता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच इसकी है। क्या करता है ICJ, तो ये दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो उसको निपटाता है
उसमें लीगल ओपिनियन, साथ ही साथ यहाँ पर ये बाइंडिंग और एडवाइजरी दोनों तरीके के ये कानून जो है वो हम कह सकते हैं कि फैसले सुनाता है ना। इसके फैसले जो है वो फाइनल होते हैं और बाइंडिंग होते हैं, इसके खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 94 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको बनाया गया है, उसको जो कंप्लाई करना पड़ता है मेंबर्स को, और इसके ओपिनियन जो इसके एडवाइजरी ओपिनियन जो है वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, पर बाइंडिंग भी ये रेजोल्यूशन पास करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो आईसीजे जो है वो हम देखें तो 1899 में एक हेग पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद इसको क्रिएट किया गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नाम से, फिर इसका नाम बदल कर किया गया परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। कब? लीग ऑफ नेशंस। पहले देखो जैसे आज यूएन है, उस यूएन से पहले लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया था ताकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो। फिर भी सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसको हटाकर यूएन बना दिया गया, तो अब यूएन बन गया तो इसका नाम भी बदल गया, और अब जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की जगह इसका नाम रख दिया गया आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 15 जजेस इसमें होते हैं जिनका कार्यकाल होता है 9 साल का उनका टाइम होता है ना। चलो जी, तो देखो ये क्या क्या करता है, तो देखो ग्लोबल लीगल नॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, सेल्फ डिटर्मिनेशन से रिलेटेड हो, ह्यूमन राइट्स, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा ये देता है। इंडिया का एंगेजमेंट, तो बिल्कुल इंडिया का एंगेजमेंट 1960 में अगर हम देखें तो राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी में पोर्चुगल वर्सेस इंडिया का, क्योंकि गोवा पहले पुर्तगाल का पार्ट था, है ना, 1964 में हमने ले लिया था, तो उससे पहले गोवा का पार्ट था, तो उससे रिलेटेड केस गया। फिर कुलभूषण जाधव वाला केस, पाकिस्तान ने इनको गिरफ्तार कर लिया, तो वो वाला केस आईसीजे में जाता है। अब देखो एक आईसीजे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो कंफ्यूज जाते हैं कि सर इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे 1945 में बना, ये 2002 में रोम स्टैट्यूट के अंदर बनता है ना, और ये यूएन का पार्ट है, ये यूएन का पार्ट नहीं है आईसीसी। साथ ही साथ इनके हेडक्वार्टर दोनों के सेम है हेग में। ये आईसीजे जो है जुरिस्डिक्शन इसका है यूएन मेंबर स्टेट्स के बीच में देखता है, और ये इंडिविजुअल के बीच में, यानी जैसे कोई वॉर क्राइम से रिलेटेड हो गया, है ना, जीनोसाइड से रिलेटेड किसी के ऊपर केस हो गया, तो पर्सनली ये किसी के ऊपर केस चलाता है ना, सीरियस क्राइम से रिलेटेड ये केस चलाता है रोम स्टैट्यूट के अंडर। और ये लीगल और बाइंडिंग ओपिनियन जो है वो देता है लीगल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो दो स्टेट्स के बीच में। अपील्स जो है वो आईसीजे की नहीं की जा सकती, आईसीसी की अपील जो है वो की जा सकती है। याद रखना, ये इसको इन्फोर्स करवाते हैं आईसीजे के जो भी फैसले रहते हैं उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएनजीए। साथ साथ इसको ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इन्फोर्स कराने का आईसीसी का। इंडिया आईसीसी का पार्ट नहीं है, याद रखना, इसका मेंबर नहीं है इंडिया, इसका मेंबर तो है यूएन का। चलो देखो एक प्रिंसिपल ऑर्गेन है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और ये देखो आईसीजे, तो ये एक इसका प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। अगला मुद्दा आ जाता है प्रे विहार और प्रसाद तामुन थोम, ये दो मंदिर हैं एक्चुअली शिव मंदिर। कहाँ पर हैं? तो देखो ये कंबोडिया वाले एरिया में और थाईलैंड के बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब इन हुआ क्या है, इनको लेकर यहाँ पर दोनों देशों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है और बमबारी गोलियां सब चल गई इनके ऊपर। तो गोलियां चली, ये तो सब भाड़ में गई। हमें मेंस के लिए या हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये मंदिर के बारे में जानना। तो प्रे विहार के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये प्रसाद प्रे विहार जो हिंदू श्राइन ये है, कहाँ पर है, तो ये कंबोडिया में, देखो ये बॉर्डर पे है, पर ये है कहाँ पर, कंबोडिया के पार्ट में है, थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पे है ना। ये डैनग्रेक यहाँ पर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे वहाँ पर। किसने बनाया था, तो 11वीं सेंचुरी में बनाया था। खमेर साम्राज्य यहाँ पर हुआ करता था, उस खमेर साम्राज्य के किंग हुआ करते थे सूर्यवर्मन फर्स्ट और सेकंड, उन्होंने इसको बनवाया था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है। आईसीजे ने कहा था कि ये मंदिर जो है वो कंबोडिया के हैं, बट थाईलैंड नहीं माना। थाईलैंड कह रहा है कि भाई हमारे हैं, ये बॉर्डर वाले एरिया में है, और देखो ये सब कॉलोनियल लीगल से हैं, वो छोड़ के चले गए और ऐसे ये रह गए, है ना। चलो उसके बाद में प्रसाद था म्यून थोम एक मंदिर है, ये 12वीं सेंचुरी का बना हुआ है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ये भी वो भी दोनों। और ये एक पिलग्रिम रेस्ट हाउस है। और हम देखें तो ये किसी बनाया था, तो खमेर साम्राज्य के किंग्स ने बनवाया था। उदयादित्य वर्मन सेकंड ने ये बनवाया था, और सबसे जयावर्मन जो 7th जो थे उन्होंने इसको बनवाया था। और अंगकोर वाट मंदिर जो है उसके आसपास में ये मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंगकोर वाट मंदिर, यहाँ पर आपको अंगकोर वाट मंदिर देखने को मिल रहे हैं। और इसी पर जो है थाईलैंड वाला जो बॉर्डर है इस वाले एरिया में, तो वो
दोनों मंदिर थे। ये आपको टोनले सैप दिख रही है, ये एक लेक है टोनले सैप कंबोडिया में, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी बना था, है ना। तो ये अंगकोर वाट, ये भी हिंदू मंदिर है। चलो जी, नेक्स्ट आ जाता है कोकोनट। जो ऑयल प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा हाइक आ गया है, 460 रुपये के जी तक पर लीटर तक का इसका पहुंच गया है ना। सेसमे ऑयल और बाकी ऑयल से भी ज़्यादा पहुंच गया है। ऐसा क्यों हो गया है भाई साहब? तो देखो, इन वर्ल्ड के जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर इसके हैं उनमें जो है वो कंट्रीज आ जाती हैं, तो एक फिलीपींस और इंडोनेशिया, और फिलीपींस और इंडोनेशिया जो है वो टॉप एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर इसका माना जाता है। पर यहाँ पर एलिनो की वजह से ड्रॉट आ गई है और इसलिए इनका प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर प्रभावित हुआ है ना। साथ साथ यहाँ पर जो प्लांटिंग थी कोकोनट्स की वो भी एज हो गई है, उसके भी पुराने हो गए, तो उसमें भी अब हम कहें कि ईल्ड जो है वो कम मिल रही है। इंडिया में अगर देखें तो पहले एक ज़माना था जब केरला जो है वो टॉप प्रोड्यूसर हुआ करता था कोकोनट का, बट अब अगर हम देखें तो यहाँ पर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटका, फिर थर्ड पर आ जाता है केरला। याद रखना, फर्स्ट पर कौन है? तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर केरला, है ना। चलो जी, क्या हुआ है ऐसा? तो देखो, हुआ ये है कि एक तो वहाँ पर ये जो कोकोनट ऑयल है और इसका इस्तेमाल बायोफ्यूल्स वगैरह बनाने में किया जाने लगा है, इसकी डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। साथ साथ एल नीनो की वजह से ड्रॉट वाली समस्या आ गई और उनको काट कर उन वाले एरियाज में जो वो रबड़ की खेती भी की जाने लगी है, इस वजह से कमी देखने को मिलती है। देखिए, वर्ल्ड में अगर हम देखें तो कंजप्शन किसका सबसे ज़्यादा है एडिबल ऑयल में? तो पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा, फिर सोयाबीन ऑयल, फिर मस्टर्ड ऑयल, फिर सनफ्लावर, राइस ब्रान ऑयल, फिर कॉटन सीड ऑयल, फिर ग्राउंडनट, फिर कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल तो बहुत कम कंज्यूम किया जाता है, हालांकि और इंडस्ट्री में जो है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा फिलीपींस प्रोड्यूस करता है, फिर इंडोनेशिया, फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है इंडिया। तो कभी क्वेश्चन बने कि इंडिया फर्स्ट पे करता है कि नहीं, इंडिया फर्स्ट पे नहीं करता। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो यहाँ से आ जाती है सेक्रेड ग्रूव्स के रिवाइवल से रिलेटेड। सिरावाज एक विलेज है, कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। वहाँ पर जो है सेक्रेड ग्रूव्स को 15 सालों के बाद में इनको फिर से रिवाइव कर लिया गया है। तो यहाँ पर एक सेक्रेड ग्रूव्स है, उसका नाम है चुड़ासिद अदावद, उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर लिया गया है बैरन लैंड से अच्छे खासे थ्राइविंग इकोसिस्टम में। 2000 एनिमल की स्पीसीज अब यहाँ पर रहने लगी है। यहाँ पर एक देखो, कम्युनिटी का एफर्ट तो रहा ही रहा, साथ साथ एक एनजीओ है कृपाविस, इसका फुल फॉर्म है कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संगठन, है ना, ये कृपाविस। तो इसने और साथ साथ कम्युनिटी ने मिलकर इसको सेक्रेड ग्रूव्स को रिवाइव कर लिया है। यहाँ पर देखना, ओरांस कहते हैं सेक्रेड ग्रूव्स को राजस्थान में। ऐसे सेक्रेड ग्रूव्स को इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है। जैसे कि किस नाम से जाना जाता है सर? तो देखो, यहाँ पर नाम से जाना जाता है, तो फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आसाम में इसको ओहो देखो मडई को कहा जाता है, थान कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में देखो ये देवगुड़ी सराना कहा जाता है, सरना। हिमाचल प्रदेश में देववन कहा जाता है, झारखंड में सरना और जाहेरथन कहा जाता है, कर्नाटका में देवरकड्डू या कांस कहा जाता है, केरला में कवू कहा जाता है। तो ऐसा कुछ बन सकता है, जैसे राजस्थान में ओरांस कहा जाता है, ऐसे, है ना। उत्तराखंड में बुग्याल और देवंस कहा जाता है ऐसे। तो ये सेक्रेड ग्रुप देखो, ये है कि हमारे जो नेटिव लोग हैं, हम कहें कि जो इंडिजिनस लोग हैं, वो कैसे प्रकृति के सामंजस्य में रहते हैं और कैसे जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं और जो वाइल्ड लाइफ है उनकी कैसे रक्षा करते हैं, है ना। चलो जी, तो ये इतनी सारी न्यूज़ हमने देखी इसमें। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं और अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम एपिसोड 5 देखेंगे, जिसमें अगस्त के फर्स्ट वीक से रिलेटेड न्यूज़ हम देखेंगे। तो चलिए, आपको कोई सलाह लेनी हो या देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सखा हो, दोस्त हो, तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।